100 साल पहले महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे और 150 साल पहले सरदार पटेल जी इस धरती पे पैदा हुए थे। गांधी जी, सरदार पटेल जी ये कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन है, कांग्रेस पार्टी की नींव है। भाषण का मेरा एक प्लान था, मगर अजय लल्लू जी ने कुछ कह दिया तो अब मेरा प्लान डाइवर्ट हो गया है। अभी उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम कर रहा हूं। वो सच है, मगर उन्होंने बात जोड़ी कि आने वाले समय में लोग मेरा नाम याद करेंगे और जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले तो मुझे एक बात याद आई। कुछ साल पहले एक जर्नलिस्ट मेरे से मिलने आए। हिंदुस्तान के जाने हुए जर्नलिस्ट हैं। ऑफिस में बातचीत चल रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि वो या मुशर्रफ जी या नवाज शरीफ के मित्र थे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने नवाज शरीफ या मुशर्रफ जी से कहा था कि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में शांति लाएंगे तो पूरी दुनिया आपका नाम याद करेगी। और उस टाइम जब जर्नलिस्ट ने कहा था, मुझे एक बात याद आई थी। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले थे, मेरे दिमाग में यह बात उठी थी कि मैं छोटा सा बच्चा था, 7-8 साल का, और मैंने इंदिरा गांधी जी से यह सवाल पूछा कि दादी, मरने के बाद आपके बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? जानते हो इंदिरा गांधी जी ने क्या जवाब दिया, जो मुझे आज तक परफेक्ट जवाब लगा। उन्होंने कहा, राहुल, मैं अपना काम करती हूं, मरने के बाद लोग मेरा क्या सोचें क्या ना सोचें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इंटरेस्ट अपने काम से है और अगर पूरी दुनिया मेरे मरने के बाद मुझे भूल जाए वो भी मेरे लिए मंजूर है, अगर मैंने अपना काम पूरा किया। तो यही मेरी सोच है। लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई क्या है और मुझे क्या करना है वो मैं करना चाहता हूं। तेलंगाना में
हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं था। जाति जनगणना एक कदम है। मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। उस समय मैंने कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग धूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या सचमुच में यह देश उनकी इज्जत करता है? क्या सचमुच में यह देश उनको जगह देता है? यह मेरे दिमाग में सवाल था। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया हम जाति जनगणना नहीं करेंगे, हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है, हम छुपाना चाहते हैं। और वहां मैंने सामने बोल दिया कि आप छुपाइए जितना छुपाना है। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। तेलंगाना में किया और आप हैरान हो जाओगे। रेवंत रेड्डी जी ने बोला मगर डिटेल में नहीं गए। और मैं जानता हूं कि जो तेलंगाना की हालत है वो इस देश के हर प्रदेश की हालत है। तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी। तेलंगाना का कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, मालिकों की लिस्ट, सीईओज की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट, 90% में से आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। नब्बे % की भागीदारी तेलंगाना के कॉर्पोरेट सेक्टर में है ही नहीं। आजकल 21वीं सदी में मजदूर को गिग वर्कर कहा जाता है।
वो घरों में खाना ले जाते हैं, घरों में खाना पकाते हैं, पिज्जा ले जाते हैं, अमेज़न की डिलीवरी ले जाते हैं, धूप में ले जाते हैं, सड़क पे मरते हैं। तेलंगाना में उनकी लिस्ट निकाली, सारे के सारे या ओबीसी या दलित या आदिवासी। अब तेलंगाना में जाति जनगणना ने एक बिल्कुल नया औजार दिया है। तेलंगाना में हम सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं। तेलंगाना में हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भागीदारी के बारे में हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं। और मैं खुश हुआ कि जाति जनगणना होने के एकदम बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचा दिया है। हम सुपर पावर की बात करते हैं, मगर जब धन की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, कॉर्पोरेट इंडिया की बात होती है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो, 90% उसमें है ही नहीं। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों वनवासियों की बात करते हैं, वो उनको वनवासी कहते हैं। मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो ये तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है, वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं। एससी एसटी सब प्लान की मैंने बात उठाई। क्रांतिकारी कानून लाए थे हम, इसको बीजेपी ने रद्द कर दिया है। एक के बाद एक हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पर यह आक्रमण कर रहे हैं। जहां भी आपको पहले दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को जहां भी पहले जगह मिलती थी, वो सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद कर रहे हैं। पहले हिंदुस्तान के हर जात के युवा सेना में जा सकते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्जा मिलता था, एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिलता था। उसमें सब लोग जा सकते थे, खत्म कर दिया। आज हमारी सरकार युवाओं को कहती है कि अगर आप युद्ध में शहीद होगे और अगर आप अग्निवीर हो, तो हम आपको ना पेंशन देंगे, ना शहीद का दर्जा देंगे। आपके साथ में जो लड़ रहा है उसको मिलेगा, मगर आपको नहीं मिलेगा। रास्ता किसके लिए बंद किया?
गरीबों के लिए, गरीब जनरल कास्ट, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासियों के लिए पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें हर जात के लोग जा सकते थे। स्टील अथॉरिटी इंडिया, बीएचईएल, बीएसएनएल, एचएएल, ये आप सबको, पूरे देश के युवाओं को रोजगार देते थे, अपॉर्चुनिटी देते थे। एक के बाद एक इनको बंद किया जा रहा है। और किसको दिया जा रहा है? अदानी और अंबानी को। आप अदानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालिए, मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, अंबानी जी की मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, बाकी कॉर्पोरेट्स की मैनेजमेंट लिस्ट निकालिए, आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा। तो 90% का कुछ बचा ही नहीं। 90% के लिए मजदूरी, बेरोजगारी, और हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, जो भी चाहते हैं अदानी जी को। छत्तीसगढ़ में माइन चाहिए, बस्तर में माइंस चाहिए, मिलेंगी। झारखंड में माइंस चाहिए, बिहार में माइंस चाहिए, मिलेगी। बंबई का एयरपोर्ट चाहिए, ले लो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए, ले लो। डिफेंस इंडस्ट्री चाहिए, ले लो। एचएएल को परे करो, बीएचईएल को परे करो, बनाओ जो बनाना है। तो सारा का सारा धन, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज 90% से छीनी जा रही है। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चूं तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया। मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है। करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? जब प्रधानमंत्री को कहना था, इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट, मतलब आप दाएं लीन करती हैं, बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, मैं ना दाएं लीन करती हूं ना बाएं लीन करती हूं, बीच में सीधी खड़ी रहती हूं। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं,
ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। सच्चाई है हिंदुस्तान की, और विचारधारा की लड़ाई है। आप लोग हो सेना, बब्बर शेर। किसी ने कहा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चला। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके बिना राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चल सकता था क्या? तो आपको कहना चाहिए हम सब चले भारत यात्रा में और राहुल गांधी हमारे साथ चला था। आपकी शक्ति है, आपकी विचारधारा की शक्ति हमारी विचारधारा की शक्ति है, और देश आपको चाहता है। देश तंग आ गया है। आप देखना, बिहार के चुनाव में देखना, महाराष्ट्र के लोगों से पूछिए, आपको बताएंगे बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव कैसे जीता है। वो आपको बता देंगे किस प्रकार से जीता है। इलेक्शन कमीशन से हमने वोटर लिस्ट, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हम पूछ पूछ के थक गए। आज तक इलेक्शन कमीशन हमें महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा है। यह सच्चाई है। मगर आने वाले समय में यहां पे बदलाव आने वाला है। लोगों का मूड दिख रहा है। तो विचारधारा की लड़ाई है। आपकी विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है। क्या फर्क है इसमें और आरएसएस की विचारधारा में? सबसे पहले, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारी विचारधारा है। इसमें गांधी जी की, अंबेडकर जी की, पटेल जी की, बुद्ध भगवान की, नारायण गुरु जी की, गुरु नानक जी की, कबीर जी की, बसवना जी की विचारधारा है। यह 70 साल पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है, यह हजारों साल पुरानी सोच है, और यह आपकी है। आपके खून, आपके पसीने ने, कांग्रेस पार्टी के खून, कांग्रेस पार्टी के पसीने ने यह कॉन्स्टिट्यूशन देश के साथ बनाया है, और आज इस पर आक्रमण हो रहा है। संस्थाओं पर आक्रमण होता है। अग्निवीर, अदानी अंबानी को देश का पूरा धन, यह सब कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान की हर संस्था में एक संगठन आरएसएस के लोग होने चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान की सब यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के होने चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं को, तमिल को, बंगाली को दबाया जाना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है। मगर आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि यह विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी, आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस पार्टी के पास विचारधारा है, वो ही
आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। और आजादी से पहले एक बात याद रखिए, भूलिए मत, आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिस दिन यह किताब लिखी गई थी, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। सालों के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे देश का जो झंडा है वो तिरंगा होगा। सालों के लिए आरएसएस ने तिरंगा को सलूट नहीं मारा था। यह सच है। आज जो भी कहें, उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं और अंबानी अदानी को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाना चाहते हैं। और हमारी विचारधारा कहती है कि यह देश हर जात का, हर धर्म का है, हर भाषा का है। इस देश की संस्थाएं, इस देश के इंस्टीट्यूशंस किसी एक संगठन के नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, इस देश की जनता के हैं और इस देश की जनता को उन इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। यह लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। मेरे सिख भाई हैं, आपके पास भी आएंगे, तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है। और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर भाषा को इस देश में इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, जगह मिले। हम चाहते हैं कि यह देश सब लोगों का हो और हर धर्म, हर जात, हर भाषा को इस देश से फायदा मिले। यहां पीछे जूली जी हैं, कहां हैं आप? जूली जी कहां हैं? जूली जी टिकाराम जूली जी कहां है भाई? हाँ, जूली बुलाइए उनको। अच्छा, टिकाराम जूली हमारे सीएलपी हैं, राजस्थान के, दलित हैं, मंदिर गए थे,
उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया, और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं, और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। और ये जो बात है, चाहे ये दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिल के अंदर छुपी हुई है। ये है आप में और उनमें फर्क। आपके लिए चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो। हमारा हर कार्यकर्ता हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता है। उनके दिल में नफरत भरी हुई है। 21वीं सदी में वो कह नहीं सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर दिल में जो उन्होंने जूली साहब के साथ किया वही वो आप सबके साथ करना चाहते हैं। ये उनकी सच्चाई है, और लड़ाई इसी बात की है। हमारे लिए सब लोग इंसान हैं, सब लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, सब लोगों की हम रिस्पेक्ट करते हैं। उनके लिए अलग अलग है। कोई दलित है, उसको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कोई मोची है, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए। कोई गरीब किसान का बेटा है, उसे अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, और हम होने भी नहीं देंगे। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं संगठन के बारे में। कांग्रेस प्रेसिडेंट, वर्किंग कमेटी और पार्टी के सीनियर नेताओं की काफी मीटिंग हुई है, और हम चाहते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें हम पार्टी की नींव बनाएं, और हम चाहते हैं कि उन्हें, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं, उन्हें पार्टी शक्ति दे, पावर दे और जिम्मेदारी दे। तो ये बदलाव हम कांग्रेस पार्टी में लाने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी का फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। अंत में आप सबको लड़ना है, और मैं जानता हूं कि आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है। मगर जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है और देश की जनता का प्यार है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आरएसएस का क्या करने जा रही है।
अब मुझे पीछे से कह रहे हैं कि जो हमारे साउथ के लोग हैं उनके लिए अंग्रेजी में बोलना है, तो थोड़ा सा मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। Brothers and sisters, the fight is about the Constitution. This Constitution was prepared by the Congress Party, by the people of India, by Mahatma Gandhi, Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel ji, Ambedkar ji. This Constitution is under attack. This Constitution is an ideological document that reflects the ideology of the Congress Party. It does not reflect the ideology of the Sangh Parivar or the RSS. And that is why they are intent on destroying this Constitution and capturing all the institutions that emerged from it. It is our duty as Congress members to protect this Constitution, to protect the rights of every single Indian, all communities, all languages, all genders. It is our duty and our right because it is our ideology that is reflected in the Constitution. The BJP and the RSS are attacking our institutional framework, and they think that just because they are in power, they have huge amount of financial capacity that nobody is going to resist them. They are absolutely wrong. The Congress worker and the Congress party and the large mass of India's people are going to fight for this Constitution and are going to defeat the RSS and the BJP. I also said that a few days ago, the BJP and the RSS attacked the freedom of religion. The Waqf bill and the article that appeared in the RSS magazine, the organizer, where they said that they are now going to attack the land of our Christian brothers and sisters, are both attacks on the Constitution of India. And they must be seen in that light. I also spoke about the caste census and about how we have taken a tremendous step in Telangana, which has revealed a lot about the communities that are participating in different activities in the state. Finally, I would request all Congress members from all our states that it is your responsibility to defend the Constitution. It is your responsibility to defend the ideology of the Congress party. And I'm proud that you do it every single day against great odds. Thank you very much. Namaskar.